रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। साल 1975 में कराची के लियारी इलाके में पैदा हुआ पाकिस्तान का कुख्यात अपराधी रहमान डकैत, जिसका असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था, जिसको हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म धुरंधर ने कराची के अंडरवर्ल्ड का काला सच स्क्रीन पर पूरी तरीके से उतार दिया है। और जब से धुरंधर फिल्म आई है, रहमान डकैत का किरदार चर्चाओं में है, जिसे फिल्म में अक्षय खन्ना ने जीवित कर दिया है। असल में रहमान डकैत की जिंदगी में फिल्म जैसा कोई रोमांच नहीं था, बल्कि खौफ और बगावत की खूनी हकीकत थी। लियारी में रहमान डकैत सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी ताकत था जिसने अपराध, राजनीति, बदले और पहचान की लड़ाई को कराची के दिल में कानून से भी बड़ा बना दिया था। पुलिस के लिए वो सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि वह एक चुनौती था जिसने पूरे शहर को दहला दिया था। उस दौर में लियारी की हालत इस कदर खराब थी कि कराची पुलिस ने एक फुल स्केल ऑपरेशन चलाकर गैंगस्टर रहमान डकैत का खात्मा किया था। असल में रहमान डकैत का पिता दाद मोहम्मद और माँ खदीजा बीबी एक गरीब बलूच परिवार से आते थे। लियारी पीपीपी का मजबूत गढ़ था, हमेशा से अपराध और गरीबी का केंद्र रहा। बचपन से ही रहमान को अपने परिवार की ड्रग तस्करी की दुनिया का सामना करना पड़ा था। उसके पिता और चाचा शेरू साल 1964 से हीरोइन स्मगलिंग में लिप्त थे। इसका पूरा परिवार अफसानी गली के कलाकोट में रहता था, जहां ड्रग नेटवर्क की जड़ें बड़ी गहरी थी। छोटी उम्र में ही रहमान ने देखा कि कैसे कालानाग जैसे प्रतिद्वंदी पुलिस इनकाउंटर में मारे गए थे। लियारी की तंग गलियां उसके लिए जुर्म का पहला स्कूल बन गया था। लियारी कराची का सबसे पुराना और घनी आबादी वाला इलाका है, जहां बलोच, कच्ची, सिंधी और अन्य समुदाय सदियों से बसे हुए हैं। 19वीं सदी में यह इलाका एक मजदूर कॉलोनी था, जहां डार्क वर्कर्स और ट्रक ड्राइवर रहते थे। और इसके अलावा यहाँ 1960-70 के दशक तक यहाँ हशीश छोटा मोटा व्यापार फल फूल रहा था। लेकिन अफगानिस्तान के सोवियत युद्ध 1979 से 1989 के बाद हथियारों और ड्रग्स की बाढ़ आ गई। बेरोजगारी और गरीबी ने युवाओं को गैंग्स की ओर धकेल दिया था। लियारी को मिनी ब्राजील भी कहा जाता था, यानी फुटबॉल क्लबों की भरमार और ओलंपिक बॉक्सर हुसैन शाह जैसे सितारे यहीं के थे। लेकिन साल 1980 के दशक से जातीय राजनीति ने यहाँ पूरी तरीके से रंग बदल दिया। पीपीपी यहाँ मजबूत थी, लेकिन वोट बैंक को कंट्रोल करने के लिए पार्टियों ने गैंग से हाथ मिला लिया था। MQM यानी मुक्ताहिदा कौमी मूवमेंट और पीपीपी के बीच टकराव ने यहाँ हिंसा को हवा दी थी। साल 1990 के दशक तक लियारी में छोटे मोटे अपराधी समूह उभर आए थे, जो किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग से कमाते थे। लियारी की आधुनिक गैंगवार की शुरुआत साल 1960 के दशक के हशीश यानी चरस व्यापार से हुई थी। यहाँ दलाल, शेरू और कालानाग जैसे नाम उस दौर के अपराध जगत के पूरे प्रभावी डॉन थे। यहाँ 1990 के दशक में पढ़े लिखे अपराधियों की नई पीढ़ी सामने आई, जैसे इकबाल उर्फ बाबू डकैत, जिसने ड्रग नेटवर्क को अधिक संगठित रूप दिया। इसी काल में उभर कर आया सबसे प्रभावी नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसको आपने धुरंधर मूवी में देखा होगा। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। रहमान डकैत की आपराधिक यात्रा 13 साल की उम्र में शुरू हो गई थी। एक छोटे से विवाद में उसने अपने पड़ोसी को चाकू मार दिया और यह घटना लियारी की गलियों में सनसनी फैला दिया था। रहमान डकैत बचपन से ही ड्रग बेचने की वजह से वह हिंसा की ओर मुड़ गया और फिर 15 साल की आयु में अपनी मां को शक के आधार पर गला घोट कर मार डाला और पंखे से लटका दिया। ये हत्या उसने सिर्फ एक शक के आधार पर किया था कि उसकी माँ का किसी प्रतिद्वंदी गैंग मेंबर से अवैध संबंध था। उसकी माँ के मर्डर की अफवाहें सच थी या नहीं, लेकिन रहमान का नाम बढ़ता जा रहा था और इस घटना के बाद उसकी क्रूरता की एक पहचान बन गई। उसके खतरनाक अपराधों की वजह से उसे रहमान डकैत का नाम मिल गया। रहमान डकैत को भागकर छिपने की कला बहुत अच्छे से आती थी और यह घटना उसके पिता की हत्या से जुड़ी थी, जब इकबाल उर्फ बाबू डकैत ने दाद मोहम्मद का कत्ल कर दिया। और उसी वक्त से रहमान बदले की आग में झुलस रहा था। रहमान का अपनी माँ की हत्या करने के बाद उसके जुर्म का सफर और भी तेज हो गया था और बलूच समुदाय में उसकी बहुत चर्चा होने लगी थी और इसी हत्याकांड से उसे डकैत का टाइटल मिला था। और फिर साल 1990 के दशक के अंत में रहमान ने हाजी लालू गैंग में एंट्री ले ली। उस दौर में लालू लियारी का चौधरी था, जिसके पास ड्रग्स, हथियार, रंगदारी का साम्राज्य था। रहमान ने लालू के बेटों के साथ मिलकर काम किया। फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी कि पीपीपी के संरक्षण से यह गैंग फलने फूलने लगा। लालू की गिरफ्तारी से पहले रहमान ने नेटवर्क को मजबूत किया। लियारी में छोटे अपराध कम करने का श्रेय भी उसे ही मिला। रहमान स्थानीय विवाद को
सुलझाने लगा और इसके बाद हाजी लालू ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और यह दौर रहमान के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड था। गैंगवार की तैयारी शुरू हो गई थी। साल 2001 में हाजी लालू की गिरफ्तारी हो गई और इसके बाद से ही रहमान डकैत ने इस पूरे गैंग की कमान अपने हाथ में ले ली। उसने उज्जैर बलोच और बाबा लाडला को अपने करीबी बनाया, ड्रग ट्रेड को विस्तार दिया और रहमान ने लियारी को अपना किला बना लिया। वह एक्सटॉर्शन और हथियार तस्करी में माहिर हो गया था। छोटे अपराध कम करके रहमान ने रॉबिन हुड जैसी इमेज बना ली। स्थानीय लोग कहते हैं कि रहमान के राज में रात को भी सुरक्षित घूम सकते थे और इसी के साथ रहमान पीपीपी के नेताओं से नजदीकी बढ़ा ली। यह बदलाव लियारी की राजनीति को प्रभावित करने लगा था। इसके बाद साल 2003 और 4 के बीच रहमान डकैत लियारी का सबसे ताकतवर डॉन बन चुका था। उसने असरत पप्पू को चुनौती दी थी। यही से गैंगवार की शुरू हो गई। रहमान ने बलोच युवाओं को संगठित किया। ड्रग्स और हथियारों से उसकी कमाई करोड़ों तक पहुंच गई। वो पानी के टैंकरों और जमीन पर कब्जा करने लगा। हालात ऐसे आ गए कि लियारी को वाइल्ड वेस्ट कहा जाने लगा। इसी दौर में रहमान ने सोशल वर्क भी शुरू कर दिया। वो गरीबों की मदद करने लगा और इसके आड़ में वह अपने चरित्र को लोकप्रिय बनाने लगा और इसी वजह से पीपीपी ने उसे वोट बैंक का प्रोडक्टर बना दिया था। राजनीति में पूरी तरीके से अपना दबदबा बनाने के बाद उसने अपनी एक पार्टी बनाने का फैसला किया और ये फैसला इसलिए किया ताकि वो पुलिस और अपराधों के बीच पूरी पावर उसके हाथ में आ जाए और इसी के आड़ में वो अपना खूनी संघर्ष और हथियार तस्करी आसानी से कर सके। और इसी सोच के साथ साल 2008 में रहमान ने पीपुल्स अमन कमेटी बनाई। यह गैंग का कवर था। लियारी में उसने पीएसी की ऑफिस भी खोले और पीपीपी ने इसे समर्थन दे दिया और इसी पार्टी के आड़ में वह ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करता था। पीएसी का गठन हो जाने के बाद रहमान की शक्ति चरम पर थी, लेकिन रहमान का सबसे बड़ा दुश्मन अशरफ पप्पू था। साल 2008 में गैंगवार तेज हो चुकी थी। पप्पू एमक्यूएम का समर्थक था। इन दोनों की दुश्मनी और गैंगवार से रोज लाशें गिरती रहीं। रहमान डकैत ने पीपीपी की ताकत से अपने दुश्मन पप्पू को लियारी से बाहर कर दिया, जिसके लिए उज्जैर और बाबा लाडला ने इस हमले को लीड किया था। और यही वो वक्त था जब इलाके में कथित तौर पर कटे सिरों से फुटबॉल खेलने की अफवाहें फैलने लगी। इनकी जंग में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। रहमान ने अशरफ पप्पू के पिता को भी निशाना बनाया था। यह जंग लियारी की जमीन को लाल करती जा रही थी और इस हत्याकांड के बाद साल 2009 में रहमान डकैत शेरे लियारी बन चुका था। उसके खिलाफ आपराधिक 80 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। जबरन वसूली, ड्रग्स, हथियार तस्करी, किडनैपिंग और हत्या से जुड़े दर्जनों केस उसके ऊपर चढ़ते जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में पीपीपी के संरक्षण मिलने की वजह से वो बिल्कुल आजाद था। लेकिन वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। उसी दौर में पीपीपी की वरिष्ठ नेता वेंजीर भुट्टो की सरेआम हत्या कर दी गई और यहीं से रहमान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। रहमान का नाम वेंजीर की हत्या में शामिल होने के शक के आधार पर पूरे लियारी में उसके नाम का खौफ हो गया और इसी वजह से लियारी पर उसका पूरा तरीके से कंट्रोल हो गया। रंगदारी से करोड़ों की कमाई शुरू हो गई। लेकिन इसी ताकत ने रहमान के दुश्मन भी बढ़ा दिए थे। साथ ही अब उसी दौर में पीपीपी के नेताओं से टकराव भी होने लगा था, क्योंकि रहमान ने नेताओं से पैसे मांगने शुरू कर दिए थे और यही बात उसके पतन का कारण बन गई। लियारी में वो हीरो था लेकिन बाहर खलनायक था। लेकिन हर खौफ का एक अंत होता है और रहमान डकैत का अंत भी अचानक नहीं हुआ। लियारी से उसके खौफ का अंत बड़ी बेरहम तरीके से हुआ, क्योंकि उसके खौफ के बीच एंट्री होती है एसएसपी चौधरी असलम की, जो पाकिस्तान का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता था। उसकी जुबान और बंदूक से आग उगलती थी। पाकिस्तान का ये चौधरी असलम खान बहुत ही विवादित पुलिस अधिकारी था। ये साल 1980 के दशक में सिंध में एएसआई के रूप में पहले काम किया और इसके काम के देखते हुए असलम को पाकिस्तान का डर्टी हैरी कहा जाने लगा। ये चौधरी असलम सीआईडी का हेड था और लियारी का टास्क फोर्स का लीडर भी था। उस वक्त असलम ने तालिबान और गैंग के खिलाफ बड़ी बेरहमी से कार्रवाई की थी। एसएसपी चौधरी असलम के पूरे करियर में 100 इनकाउंटर में 300 अपराधी मार गिराए थे, जिनमें लश्कर झांगवी और टीटीपी के आतंकी भी शामिल थे। रहमान और चौधरी असलम के बीच की ये दुश्मनी साल 2006 में स्टार्ट हुई थी, जब असलम ने बलूचिस्तान से रहमान को गिरफ्तार किया था। लेकिन उस वक्त रहमान ने 5 करोड़ की रिश्वत देकर वो छूट गया था। बाद में रहमान ने पुलिस की पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, गवाहों की हत्या की, खुलेआम उसने AK-47 से फायरिंग की थी और यह बात चौधरी असलम के ईगो और वर्दी पर पूरी तरीके से हमला था। और यहाँ तक कि रहमान असलम को खुलेआम कहता था कि असलम चौधरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मीडिया में उसका नाम, लियारी में उसकी दहशत, ये सब असलम की इज्जत का सवाल हो गया था, वर्दी का सवाल हो गया था और उसकी ईगो को हर्ट कर दिया था। और यही बात चौधरी असलम के जहन में उतर गई थी और यहीं से असलम और रहमान की दुश्मनी चरम पर आ गई थी।
मारने मर जाने की एक जिद हो गई थी। इधर रहमान साल 2009 में शेरे लियारी बन चुका था, उसके ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे हो गए थे और पीपीपी के संरक्षण मिलने की वजह से वह लियारी का डॉन भी बन चुका था। और यही वजह थी, असलम जिद पर आ गया था उसका इनकाउंटर करने के लिए। और फाइनली साल 2009 9 अगस्त को वो दिन आ गया जिस दिन रहमान का अंत होने वाला था। रहमान अपने 3 साथियों औरंगजेब, नजीर और अकील के साथ स्टील टाउन की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में जिले के एसएसपी चौधरी असलम खान की टीम ने उसकी कार पर अटैक कर दिया। पुलिस टीम का रवैया देख करके रहमान को शक हो गया था और रहमान उसके 3 साथियों औरंगजेब, नजीर और अकील ने पुलिस पर ताबड़तोड़ AK-47 से फायरिंग कर दी, जिसके बाद असलम चौधरी ने भी रहमान पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। और जब गोलियों की आवाज थमी तो लियारी का एक अध्याय पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। लियारी का बेरहम और कुख्यात अपराधी रहमान डकैत हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर चुका था। रहमान के जिस्म में असलम चौधरी ने 22 गोलियों से छल्ली किया था और इस तरह लियारी का डॉन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ये मैयत रहमान डकैत की है जो कराची पुलिस को 80 से जायद संगीन मुकदमात में मतलूब था। इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये रहमान डकैत अच्छा था, बात अच्छा था, गरीबों का वास्ता बहुत अच्छा था। चौका जैसा बाप जैसा हम लोग का भाई जैसा था। लियारी में अमन खान भाई ने लाया था। खान भाई हमारा भाई। इतला मिली थी सही है कि कुछ दहशतगर्द जो कि स्टील मिल के इलाके से लिंक रोड से काठौड़ की तरफ आ रहे हैं। पुलिस ने वहाँ पे नाकाबंदी की। इन दहशतगर्दों ने जो कि 2 गाड़ियों में थे, पुलिस की मोबाइल को देख के पुलिस की मोबाइल पे ब्रश मारा। रहमान डकैत की मौत के बाद उसकी विधवा पत्नी ने इसे फेक इनकाउंटर बता करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर के FIR दर्ज की। फिर उसके बाद से बहुत सी कार्रवाई हुई, लेकिन हम बताते हैं कि रहमान डकैत के मौत के बाद PAC पूरी तरीके से बिखर गई और फिर उज्जैर बलोच ने रहमान डकैत के मौत के बाद इस गैंग को पूरी तरीके से संभाल लिया और इस नेटवर्क को आगे बढ़ाने का काम किया। रहमान डकैत पाकिस्तान का एक गैंगस्टर ही नहीं था बल्कि एक आतंकवादी भी था, क्योंकि मुंबई में जो 26/11 हमला हुआ था इसमें रहमान डकैत का भी हाथ था और धुरंधर मूवी में इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके दिखाया भी गया है। गाइस, रहमान डकैत सिर्फ एक जुर्म की दुनिया नहीं था बल्कि वो आतंकवाद का रास्ता भी अपना लिया था। वैसे तो पाकिस्तान को पाकिस्तान कहना सही नहीं होगा बल्कि आतंकिस्तान कहना भी सही होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जितने आतंकी बैठे हैं उससे पूरी दुनिया हैरान है। गाइस, रहमान डकैत के बारे में और आप जानना चाहते हैं तो धुरंधर मूवी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि धुरंधर मूवी में रहमान डकैत की खौफनाक सच्चाई को दिखाया गया है, पाकिस्तान को भी दिखाया गया है, किस तरीके से पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले करता है। IC-814 जो कांधार में हाईजैक हुआ था, पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ था, मुंबई में जो अटैक हुआ था, किस तरीके से इसकी साजिश रची गई थी, धुरंधर मूवी में इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। गाइस, क्या पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है या फिर उसकी जमीन पर आतंकवाद पनपता है? क्योंकि पूरी दुनिया में जहां जहां भी आतंकवादी घटना हुआ है वहां पर पाकिस्तान का हाथ पाया गया है और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है वो भी पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया को क्या करना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और धुरंधर मूवी पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।